Hello guys and welcome back to RJ Academy Junior platform. So this is your minor test revision पार्ट 2. पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं जिसके अंदर हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे, जैसे कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बोर एटॉमिक मॉडल, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और अब बारी है क्वांटम नंबर्स की. तो आज के इस पार्ट के अंदर हम लोग क्वांटम नंबर्स को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के अंदर क्वांटम नंबर्स को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल एंड तक पूरा हम लोग रिवाइज भी करेंगे. साथ में हम लोग करने वाले हैं 30 MCQ क्वेश्चंस. हर एक टाइप का क्वेश्चन आज के सेशन के अंदर लेकर आया हूं मैं आपके लिए. किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, सारे टाइप हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे. साथ में आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट भी है, तो कुछ क्वेश्चंस तो मैं आपको कराऊंगा इस वीडियो के अंदर. साथ में मैंने आपके लिए एक असाइनमेंट भी तैयार किया जिसके अंदर 25 MCQ क्वेश्चन है, वो आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. साथ में आज की जो क्लास की स्लाइड होंगी वो स्लाइड्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी. वहां से आप लोग क्लास स्लाइड्स और अपने असाइनमेंट को डाउनलोड कर लो और उसे जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा. साथ में कितना आपने स्कोर किया असाइनमेंट के अंदर, उसमें आंसर की भी है तो चेक कर सकते हो. कितना आपने स्कोर किया उसके अंदर वो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल एंड तक देखना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान भैया ज़्यादा बढ़िया नहीं होता है. तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को. लास्ट लेक्चर के अंदर नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल हमने पढ़ा और वहाँ पर हमने सीखा कि भैया आपके इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है ना. नील्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल था वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऊपर एप्लीकेबल था, है ना. जो आपका 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, जैसे कि आप लोग बोल सकते हो कि इसके अंदर हाइड्रोजन का एटम आएगा, हीलियम प्लस का आपके पास आयन आएगा, लिथियम प्लस 2 का आयन आएगा एंड सो ऑन. ये सब आपके पास क्या होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम. और अगर आपको इस एक इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी है, आपको इसका रेडियस निकालना है, ऑर्बिट का रेडियस निकालना है, एनर्जी आपको निकालनी है, वेलोसिटी आपको निकालनी है, तो फिर आपको ज़रूरत पड़ रही थी वहाँ पर एक क्वांटम नंबर की, है ना. एन की आपको ज़रूरत पड़ रही थी. याद करो पार्ट नंबर 1 में हमने कुछ फॉर्मुलेज लिखे थे जहाँ पर एन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था कि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो एनर्जी हो गई, रेडियस हो गया, वेलोसिटी हो गया, वो सब जो है वो एन के ऊपर डिपेंड कर रहा था. यानी अगर आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो आपको एक क्वांटम नंबर की ज़रूरत पड़ती है, एन की. क्या होता है क्वांटम नंबर सर? यार क्वांटम नंबर हम उस नंबर को बोलते हैं जिसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू हो सकती है. जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर एन की, तो एन आपके पास क्या होगा, यहाँ पर एक क्वांटम नंबर होगा. एन की फिक्स्ड वैल्यूज होती थी. एन की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या हो सकती है भैया, एन की वैल्यू 0, एन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती. एन की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से, 1 2 3 4 इस तरीके से, है ना. एन की वैल्यू 1.5 नहीं हो सकती, एन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, एन की वैल्यू 2/5 नहीं हो सकती. मतलब इसकी वैल्यू जो है वो इंटीजर होगी, 1 2 3 4 इस तरीके से होगी. इसी को आप लोग KLMNO सेल इस तरीके से भी आप लोग इसको बोलते हो. लेकिन फिर आता है भैया श्रोडिंगर का मॉडल. श्रोडिंगर का मॉडल कहता है कि अगर आपको मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में समझना है ना, तो जो श्रोडिंगर का मॉडल होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी एप्लीकेबल ही होता है भाई, है ना. ऐसा थोड़ी है कि अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो 1 वाले की बात नहीं करेगा, तो 1 वाले के ऊपर भी एप्लीकेबल है और साथ में ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऊपर भी आपके पास अवेलेबल है. अगर आपको पढ़ना है भैया हीलियम का एटम, आपको पढ़ना है लिथियम का एटम, आपको पढ़ना है सोडियम का एटम, है ना, आपको पढ़ना है भैया कैल्शियम का एटम, आपको बड़े बड़े एटम्स पढ़ने हैं जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर आपको उसको पढ़ना है तो फिर आपको श्रोडिंगर के मॉडल को पढ़ना पड़ेगा. एंड इस मॉडल का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट ये कहता है कि एक क्वांटम नंबर सफिशिएंट नहीं है इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए. जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर मान लो सोडियम की, तो सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इन 11 इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन जाननी है, वो 11 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर रहते हैं भैया, है ना, एटम के अंदर कहाँ पर रहते हैं, कई सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो आप लोगों को एक क्वांटम नंबर नहीं बल्कि आपको 4 क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ेगी. वो 4 क्वांटम नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं. सबसे पहले आपके पास होता है भैया एन, है ना, इसको आप क्या बोलते हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ये पहले भी था, ये अभी भी है. उसके बाद एक आपके पास आता है एल, एल मतलब अजीमुथल क्वांटम नंबर. उसके बाद एम, एम मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एस का मतलब स्पिन क्वांटम नंबर. तो ये 4 क्वांटम नंबर आपके पास आते हैं. अब अगर ये क्वांटम नंबर है तो डेफिनेटली इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होगी, है ना, इनकी कुछ फिक्स्ड वैल्यूज ही अलाउड होगी. ऐसा तो है नहीं भैया कि इनकी वैल्यूज कुछ भी हो सकती है. जैसे कि आप लोगों ने कहा कि सर जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो आपका एन है, इसकी कुछ फिक्स्ड वैल्यूज ही होती है, 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी. इंटीजर्स इसकी वैल्यू नहीं होती है, डेसिमल में इसकी वैल्यू नहीं होती है, 0 इसकी वैल्यू नहीं होती है ना, फिक्स्ड वैल्यूज होती है. ऐसे ही आपकी एल की भी आपके पास क्या होगी भैया, फिक्स्ड वैल्यूज होगी, है ना. श्रोडिंगर ने ये भी कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बेसिकली ऑर्बिट्स में नहीं रहते, है ना. इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं बेसिकली ऑर्बिटल्स में. और ऑर्बिटल्स कहाँ पर होंगे उसके लिए उन्होंने पूरा चार्ट दिया. उन्होंने कहा सबसे पहले आपके पास क्या होती है भैया, शेल्स, है ना. सबसे पहले आपके पास क्या होती है, शेल्स. शेल्स के लिए आपके पास जो क्वांटम नंबर यूज होता है दैट इज एन. उसके बाद बोला गया कि भैया शेल के अंदर क्या होती है आपके पास, सब शेल्स, है ना. शेल्स के अंदर क्या होंगी आपके पास, सब शेल्स. एंड सब शेल के लिए जो क्वांटम नंबर यूज किया दैट इज बेसिकली व्हाट, एल. उसके बाद सब शेल्स के अंदर क्या होते हैं आपके पास भैया, ऑर्बिटल्स, है ना. इसके अंदर क्या होते हैं आपके पास, ऑर्बिटल्स. ऑर्बिटल्स के लिए जो क्वांटम नंबर यूज किया दैट इज बेसिकली एम. और ऑर्बिटल्स के अंदर आपके पास कौन रहेगा भैया, इलेक्ट्रॉन.
और इलेक्ट्रॉन की अपनी एक स्पिन होती है, उस स्पिन के लिए जो क्वांटम नंबर है दैट इज बेसिकली व्हाट एस, जिसकी वैल्यू प्लस हाफ या माइनस हाफ ही आपके पास हो सकती है ना। इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होती है आपके पास, प्लस हाफ और माइनस हाफ। ऐसे ही आपके पास एल और एम के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है। एल के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन है कि एल की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक ही हो सकती है ना। इस सेशन के अंदर हम काफ़ी देर तक बात करेंगे इसके बारे में कि अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। लेकिन अभी के लिए मोटा मोटी आप याद रखो भैया कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेके n-1 तक होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर n की वैल्यू 1 है तो फिर l की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ 0 है ना। 0 से 0 मतलब a की वैल्यू रहेगी। अगर n की वैल्यू आपके पास 2 है तो l की वैल्यू क्या क्या होगी, 0 भी पॉसिबल होगी और 1 भी पॉसिबल होगी, है ना। 2 - 1 कितना आएगा भैया 1, तो 1 तक सारे इंटीजर्स। अगर n की वैल्यू आपके पास 3 है तो l की वैल्यू क्या क्या होगी, l की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी और 2 होगी, राइट। और हर एक जो वैल्यू है आपके पास ये इसे बोलते हैं सबशेल। तो यहाँ पर एक सबशेल है, यहाँ पर 2 सबशेल है, यहाँ पर 3 सबशेल है, ठीक है। तो सबशेल के लिए हम लोगों ने एल क्वांटम नंबर का इस्तेमाल किया। अब सबशेल के अंदर आपके पास क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स कितने होंगे तो आपको पता होना चाहिए भैया एम के कितनी कितनी वैल्यूज होंगी। तो एम वेरी करता है -l से +l। जैसे कि मान लो अगर आपके पास l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0 ही अलाउड होगी। अगर यहाँ पर मान लो l की वैल्यू 1 करते हैं तो आपके पास m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू -1 से लेके +1 तक सारी वैल्यू होगी, बीच के सारे इंटीजर जिसके अंदर 0 भी आएगा। तो m के 3 वैल्यू पॉसिबल है ना। इसका मतलब मान लो अगर l की वैल्यू 2 होती है तो m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू -2 से लेके +2 तक बीच के सारे इंटीजर, मतलब -2 भी आएगा, -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, +1 भी आएगा और +2 भी आएगा, है ना। अब जितनी m की वैल्यू उतने सबशेल के अंदर क्या हो जाएंगे भैया, ऑर्बिटल्स। जैसे कि l = 0 जो आपकी सबशेल होगी उसके अंदर m की बस एक ही वैल्यू आई, मतलब इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ एक ऑर्बिटल। s के अंदर क्या होता है, एक ऑर्बिटल, है ना। l = 0 क्या बोलते हैं, s बोलते हैं। l = 1 को क्या बोलते हैं, p बोलते हैं। l = 2 क्या बोलते हैं, d सबशेल बोलते हैं। खैर ये सब चीज़ें सेशन के अंदर भी आती रहेगी, आप लोग सुनते रहिएगा, आपको सब कुछ धीरे धीरे समझ आएगा। और जब हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर उसकी एप्लीकेशन करने के बाद और भी ज़्यादा क्लैरिटी आप लोगों को मिल जाएगी। खैर आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं भैया। और हम लोग बारी बारी करके पढ़ते हैं कि हर एक क्वांटम नंबर से आप क्या क्या निकाल सकते हो। मतलब जब कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप कैसे अप्रोच करोगे, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए भैया कि n क्वांटम नंबर से आप क्या क्या निकाल सकते हो, l से आप क्या क्या निकाल सकते हो, m से आप क्या क्या निकाल सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं भैया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। इसको हम लोग शेल नंबर भी बोलते हैं, इसको हम लोग एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं, है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ही हम शेल नंबर भी बोलते हैं, इसको हम लोग एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। अगर मान लो आपके पास n की वैल्यू आप बात करते हो कि सर 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा इनके लिए अल्फ़ाबेट भी दिए गए हैं। जैसे n = 1 को आप k शेल भी बोलते हो, n = 2 को आप l शेल बोलोगे, इसको बोलोगे m, है ना। तो k l m, उसके बाद n, देन o, उसके बाद p एंड s एज सो ऑन। इस तरीके से आपके पास शेल्स भी चलती रहती हैं आगे जाकर, ठीक है। तो के एल एम एन ओ पी इस तरीके से भी आप लोग बात करते हो। उसके बाद इसको हम मैंने कहा भैया शेल बोलेंगे, एनर्जी लेवल बोलेंगे, यहाँ पर के एल एम एन ओ इस तरीके शेल होती हैं। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो एनर्जी जो आपके पास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -1/n²। हाइड्रोजेनिक लाइक स्पीशीज के लिए क्या होती है, -1/n²। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने नील बोर के एटॉमिक मॉडल के अंदर भी देखा था, वहां पर था -13.6 Z²/n²। तो अगर बात करी जाए हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की तो Z की वैल्यू कुछ ना कुछ कांस्टेंट ही रहेगी। हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम प्लस के लिए 2, लिथियम प्लस 2 के लिए 3। तो एनर्जी जो है वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -1/n² के। ऐसे ही जो साइज होता है, साइज का मतलब क्या होता है भैया, रेडियस। तो रेडियस का भी फॉर्मूला आपने देखा था। तो रेडियस क्या होता था आपके पास 0.529 n²/z, यानी कि रेडियस n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये है भैया कि अगर मैं n की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा तो आपके पास एनर्जी यहां पर क्या होगी, इंक्रीज। अब आप कहोगे सर एनर्जी तो नीचे की तरफ है, तो भैया लास्ट पार्ट 1 के अंदर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी किए थे, मैंने इसके ऊपर जोर भी दिया था कि भैया n नीचे की तरफ तो है, लेकिन अगर आप n को इंक्रीज करोगे तो यहाँ पर नेगेटिव साइन भी है। तो n के इंक्रीज करने से एनर्जी क्या होगी भैया, बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से दूर जाता रहेगा n की वैल्यू बढ़ती रहेगी, एनर्जी भी आपके पास क्या होती रहेगी, बेसिकली इंक्रीज होती रहेगी। इसी के साथ साथ आप रेडियस के अंदर भी देख लो, पहले भी हमने बात करी थी कि अगर यहाँ पर n की वैल्यू बढ़ेगी तो आपके पास रेडियस की वैल्यू भी क्या होती है भैया, बढ़ती है। और प्रोपोर्शनलिटी कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर। अगर इसको डबल करोगे तो ये 4 टाइम हो जाएगी, है ना। इस तरीके से इसका प्रोपोर्शनलिटी रहता है। तो रेडियस बढ़ता है, सिंपल सी बात है भैया, n = 1 छोटा रेडियस, n = 2 आपके पास बड़ा रेडियस। उस तरीके से आप लोगों ने पहले भी क्वेश्चन किए थे। अब किसी भी शेल के अंदर कितने सब शेल्स हो सकते हैं, है ना। तो किस फॉर्मूला क्या बनेगा भैया, नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल। किसी एक शेल में कितने सब शेल्स हैं, या फिर फॉर्मूला बन सकता है भैया नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल। किसी शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, है ना। या फिर उस पर्टिकुलर
शेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसका फॉर्मूला बनता है। और टोटल नंबर ऑफ नोड्स, इसका फॉर्मूला बनता है। ये सारी चीज़ें जो आपके पास है सब कुछ n पे डिपेंड करती है। जैसे कि नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ शेल आपके पास कितना होता है भैया, n। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल कितना होता है, n का स्क्वायर। अब एक ऑर्बिटल के अंदर आ सकते हैं भैया मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो जितने ऑर्बिटल्स होंगे उसका डबल ही आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, है ना। और साथ में होता है भैया नोड्स। नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है, नोड्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रेडियल नोड, एक होता है एंगुलर नोड। अगर टोटल नोड की बात की जाए तो वो होता है रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड, वो n पे डिपेंड करता है बस। तो टोटल नोड का फॉर्मूला क्या होता है, n-1। तो ये जितने फॉर्मुलेज है ना भैया, n के लिए जितने फॉर्मूले हैं वो आपके पास फॉर्मूले बनते हैं, ये इतने फॉर्मूले आपको याद करने हैं। अप्लाई कैसे करते हैं, क्वेश्चंस करेंगे भी तो आपको समझ में आएगा, लेकिन n के लिए हमारे पास इतने से फॉर्मूले हैं, इतनी चीज़ें जो आप लोगों को याद होनी चाहिए। वही हम बात करें मान लो अपने नेक्स्ट क्वांटम नंबर की, दैट इज बेसिकली एल। एल को हम लोग बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसी को हम लोग सबशेल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, इसी को हम एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, और इसी को ही हम लोग सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं भाई, है ना। तो ये नाम भी याद रखिएगा, सब्सिडरी क्वांटम नंबर। तो अलग अलग नाम है, क्वेश्चन के अंदर किसी भी नाम से इंट्रोड्यूस हो सकता है, तो आपको सारे नाम पता होने चाहिए, राइट। अब आपके पास एल क्या बताएगा भैया, एल बताता है कि आपके पास सबशेल कौन सी है ना। जैसे आपके पास एल इजकल टू 0 1 2 3 ऐसे वैल्यूज आएंगी, तो एल इजकल टू 0 का मतलब क्या होता है भैया, एस सबशेल, है ना। एल इजकल टू 0 का मतलब क्या होता है आपके पास, एस सबशेल। एल इजकल टू 1 का मतलब क्या होता है भैया, पी सबशेल। एल इजकल टू 2 का मतलब क्या होता है, डी सबशेल। और एल इजकल टू 3 का मतलब क्या होता है आपके पास, एफ सबशेल। मैंने सारे बोले बिकॉज इनका बार बार यूज करेंगे हम, ध्यान रखिएगा। 0 से क्या बनेगा एस, 1 से क्या बनेगा पी, 2 से क्या बनेगा डी, 3 से क्या बनेगा एफ। इसको आप लोग प्लीज याद करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होगा। इसी के साथ साथ शेप, ऑर्बिटल की शेप भी कौन बताता है भैया, बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये कहता है कि अगर आपके पास एल की वैल्यू मान लो 0 है तो शेप कैसी होती है, शेप होती है भैया स्पेरिकल, है ना। अगर एल की वैल्यू 0 है तो आपके पास क्या हो जाएगा, एस ऑर्बिटल हो जाएगा, यानी कि एस सबशेल हो जाएगा। तो एस सबशेल में जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे उन सब की शेप कैसी होगी, स्पेरिकल होगी। उसके बाद बोला गया कि सर अगर एल की वैल्यू मान लो 1 हो गई तो 1 का मतलब होता है भैया पी सबशेल, और अगर 1 का मतलब होता है पी सबशेल, तो पी सबशेल की आपके पास शेप कैसी होती है, पी सबशेल में जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे उन सबकी शेप कैसी होगी भैया, डंबल लाइक शेप आपको उनकी देखने को मिलेगी, डंबल लाइक, है ना। खैर अभी हम शेप बनाएंगे, यहाँ थोड़ी जगह है तो मैं सारी शेप्स यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, बाकी आपको पता भी होना चाहिए कि एल इजकल टू 0 मतलब एस सबशेल। एस सबशेल में जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे उन सभी की शेप कैसी होगी, स्पेरिकल, है ना। एल इजकल टू 1 पी सबशेल, पी सबशेल में जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे उन सभी की शेप कैसी होगी भैया, डंबल। ऐसे ही होता है एल इजकल टू 2 मतलब डी ऑर्बिटल, और डी ऑर्बिटल के डी सबशेल, और डी सबशेल में जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे उन सभी की शेप, ऑलमोस्ट सभी की शेप कैसी होती है, डबल डंबल। एक की नहीं भी होती है तो उसके बारे में बात करेंगे, है ना। लेकिन कुछ फॉर्मुलेज हैं, जैसे कि किसी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। जो पीछे हमने पढ़ा फॉर्मूला ये क्या था, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन शेल, है ना। किसी एक शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल। तो सबशेल के लिए आपके पास एल होता है, और एल का फॉर्मूला क्या होता है, 2l+1। क्या होता है भैया, 2l+1। सर इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल रहे हैं, तो मैं आपके लिए एक स्लाइड यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो आपके पास एल की वैल्यू 0 है, तो एल की वैल्यू 0 है तो इसके अंदर कितने होंगे भैया ऑर्बिटल, यहाँ पर एम की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक ही अलाउड होगी, मतलब एल इजकल टू 0 के अंदर सिर्फ एक ही होगा भैया ऑर्बिटल, है ना। एल इजकल टू 0 मीन्स क्या होता है आपके पास, एस सबशेल। एस सबशेल के लिए सिर्फ एम की एक ही वैल्यू अलाउड है, मतलब एक ही ऑर्बिटल होगा। ऐसे ही मान लो मैं बोल रहा हूँ एल इजकल टू 0, तो इसका मतलब क्या होगा भैया, पी सबशेल। अब पी सबशेल के लिए आपके पास एम की वैल्यू, अच्छा एल इजकल टू 1 करो भाई यहाँ पर, दिस इज एल इजकल टू 1, तो क्या होगा भैया पी सबशेल। तो एम की वैल्यू यहाँ पर -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, 3 हो सकती है। तो अगर 3 वैल्यू हो सकती है मतलब यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर होंगे भैया आपके पास 3 ऑर्बिटल्स, है ना। इसीलिए बात करी जाए, मान लो अगर एल इजकल टू आपके पास 2 है तो आपके पास यहाँ पर ये क्या होगा भैया, डी। तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या क्या होगी, -2, देन -1, देन 0, देन +1, देन +2, मतलब 5 वैल्यूज अलाउड है। तो अगर 5 वैल्यूज अलाउड है तो आपके पास यहाँ पर क्या होंगे भैया, 5 ऑर्बिटल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर मान लो आपके पास l की वैल्यू लेट से 3 है, तो 3 के लिए क्या होता है f के लिए आपके पास m की वैल्यू क्या आएगी, -3, -2, -1, 0, देन +1, देन +2 एंड देन +3, मतलब 7 डिफरेंट आ गई आपके पास सॉल्यूशंस, 7 डिफरेंट वैल्यूज आ गई। इसका मतलब यहाँ पर क्या होंगे आपके पास भैया 7 ऑर्बिटल्स आपको f के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल सकते हो शेल के अंदर। अब देखो 0 के अंदर एल इजकल टू 0 में कितना है 1, 1 में कितना है 3, 2 में कितना है भैया 5, 3 में कितना है आपके पास 7। तो जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, 2l+1, क्या बनेगा भैया 2l+1। एल की वैल्यू को 0 पुट करो 1 आंसर आएगा, 1 पुट करो 3 आंसर आएगा, 2 पुट करो 5 आंसर आएगा, है ना, 3 पुट करो 7 आंसर आएगा। तो ये बनेगा जनरल फॉर्मूला, यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 2l+1। अब एक ऑर्बिटल के अंदर आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई आपसे पूछे भैया मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल, किसी एक सबशेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो जितने ऑर्बिटल्स होंगे उसका डबल,
बिकॉज इन वन ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन रिसाइड। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ 2l+1 यानी कि 4l+2। तो ये दोनों ही फॉर्म याद रखो भैया, दोनों ही फॉर्म मिल जाती है आपको। साथ में एंगुलर नोड, एंगुलर नोड सिर्फ और सिर्फ एल पे डिपेंड करता है, सिर्फ एल पे। तो एंगुलर नोड इक्वल टू क्या होता है भैया, एल। ऐसे ही जो रेडियल नोड है उसके लिए एन और एल दोनों की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, दोनों की वैल्यू की। फॉर्मूला क्या होता है, n - l - 1। इसी के साथ साथ टर्म होती है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, अंडर रूट का l इंटू l+1 इंटू में h/2π। इस वैल्यू को याद रखिएगा, फॉर्मूले को याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इन सारे फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, है ना। अभी के लिए जो जो फॉर्मूलेज आप लोगों को याद होने चाहिए वो सारे फॉर्मूलेज मैं आपके लिए 1-2 स्लाइड के ऊपर ही लिखकर लेकर आया हूँ। नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, है ना। ये क्या बताएगा, ये बताता है भैया ओरिएंटेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, क्योंकि ये क्या बताएगा, ये बताएगा ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्पेस। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर लास्ट स्लाइड के अंदर कहा कि सर पी ऑर्बिटल के अंदर, मतलब पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होंगे। तो ये तीनों क्या है, बेसिकली इनको तीनों को बोलते हैं पी ऑर्बिटल्स, है ना। यहाँ पर ये सब ऑर्बिटल आपके पास क्या है भैया, डी ऑर्बिटल्स। तो इन पी ऑर्बिटल्स का स्पेस में कैसा ओरिएंटेशन है ना, स्पेस में किस तरीके से इनकी शेप है, साइज है, अगर आपको वो जानना है तो वो क्या समझ में आएगा, आपको समझ में आता है भैया एम की वैल्यू से, है ना। तो ये बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्पेस। पर्टिकुलर ऑर्बिटल इन ए सबशेल, किसी भी सबशेल के अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल की बात करता है ये, ठीक है। इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होती है भैया, -l से +l हम बात कर चुके हैं। नंबर ऑफ वैल्यूज मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कह सकते हो आप, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। तो ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज 2l+1, है ना, पहले पढ़ चुके हैं, वही फॉर्मूला है। तो p के लिए आपके पास क्या हो जाएगा भैया, 2l+1 से 3 आएगा, तो 3 के लिए वैल्यू क्या होगी, -1, 0 और +1, है ना। अगर हम बात करेंगे डी सबशेल के लिए, डी के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो यहाँ पर जरा 2 पुट करो फॉर्मूले में, 2 × 2 + 1 कितना आएगा, 5। तो डी के लिए भैया 5 वैल्यू होंगी। सिमिलरली एफ के लिए 7 वैल्यूज होंगी, -3 से लेके +3 के बीच के सारे इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0, ठीक है। तो वहाँ पर आपके पास होंगे 7 सॉल्यूशंस। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम पहले भी कहीं ना कहीं कर चुके हैं, जब क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन क्वेश्चंस में शेप का जिक्र बार बार होगा। तो एक बार जरा हम शेप को समझते हैं। मान लो कि आपके पास एस सबशेल है, तो एस सबशेल के अंदर क्या होगा, आपके पास सिर्फ एक ऑर्बिटल, तो उस एक ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, एस। इसकी शेप कैसी होती है भैया, स्फेरिकल। कहने का मतलब ये है कि मान लो कि अगर ये आपके पास एक कार्टेशियन सिस्टम है, लेट्स से दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज बेसिकली योर जेड एक्सिस, है ना, ये बाहर की तरफ निकल रही है, आउट ऑफ द प्लेन। तो जो आपका एस ऑर्बिटल होता है, ये जो आपका एस ऑर्बिटल होता है, ये एस ऑर्बिटल एकदम स्पेरिकल शेप का होता है भैया, है ना। दिस एस ऑर्बिटल इज कंप्लीटली स्पेरिकल। इस तरीके से एक स्पेरिकल स्पेयर होगा आपके पास, स्पेरिकल होते हैं आपके एस ऑर्बिटल। अब आप कहोगे सर 1s 2s 3s 4s उनमें क्या फर्क पड़ेगा भैया, देखो होंगे सारे स्पेरिकल, पर मान लो कि 1s का साइज ये होगा, अगर 1s इतना होगा तो 2s इससे बड़ा होगा, है ना, 3s इससे और बड़ा होगा, है ना। जो आपके पास होगा भैया 4s जो है वो इन सबसे और भी ज़्यादा बड़ा होगा। इस तरीके से आप कह सकते हो कि भैया अगर आपके पास s ऑर्बिटल्स हैं तो s के अंदर 1s ऑर्बिटल सबसे छोटा होने वाला है, उसके बाद 2s हल्का सा बड़ा हो जाएगा, साइज बढ़ जाता है n की वैल्यू बढ़ने से, है ना। 1s के अंदर आपके पास n की वैल्यू कितनी है, 1, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 2, तो n की वैल्यू बढ़ेगी, साइज बढ़ जाएगा। ये क्या होगा जी आपके पास 3s, ये क्या होगा जी आपके पास 4s। ध्यान रखिएगा टोटल नंबर ऑफ नोड्स भी चेंज हो जाएंगे अब, है ना। टोटल नंबर ऑफ नोड्स भी यहाँ पर आपको चेंज होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो है वो n के ऊपर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है भैया, n के ऊपर। और आप देख सकते हो कि इन सब के अंदर n की वैल्यू अलग अलग है। 1s की बात करेंगे तो 1s के अंदर अगर बात की जाए तो भैया 1s के अंदर आपके पास n की वैल्यू कितनी है, 1, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है आपके पास 4। तो टोटल नोड्स आपके पास अलग अलग होंगे। अगर मान लो मैं यहाँ निकालने बैठूँ भैया टोटल नोड्स, तो यहाँ पर कितने होंगे नोड्स, 1 - 1 यानी कि 0। यहाँ पर कितने होंगे जी आपके पास नोड, 2 - 1 यानी कि कितना भैया, 1। यहाँ पर कितने होंगे नोड्स आपके पास, यहाँ पर आपके पास होंगे भैया 3 - 1 इज इक्वल टू 1, सॉरी इज इक्वल टू 2 भैया, है ना। 3 - 1 इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2। यहाँ पर कितने होंगे भैया, यहाँ पर होंगे 4 - 1 इज इक्वल टू 3। तो ये हमने बात कर ली किसके लिए, नोड्स के लिए, टोटल नंबर ऑफ नोड्स के लिए। अगर बात करेंगे भैया किसकी, रेडियल नोड की बात करेंगे, तो रेडियल नोड के लिए फॉर्मूला क्या लिखा था हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था फॉर्मूला। यहाँ पर रेडियल नोड्स के लिए जो फॉर्मूला था वो था n - l - 1, यानी कि रेडियल नोड्स के लिए n के साथ साथ l की भी जरूरत पड़ती है। और s चाहे 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो, s ऑर्बिटल्स के लिए, s सबशेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है भैया, 0। l की वैल्यू क्या होती है, 0। तो आपके पास रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है, n - l - 1। तो यहां पर क्या करेंगे आप, यहां पर 1 - 0 - 1 इक्वल टू कितना आएगा जी आपके पास, ये आएगा 0। यहां पर कितना होगा, n की वैल्यू कितनी है 2, l की वैल्यू कितनी है 0, माइनस का 1, आंसर कितना आएगा जी 1। ये आंसर हो गया 0, ये आंसर कितना होगा भैया 1।
यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी 3 माइनस का 0 माइनस 1, ये वैल्यू कितनी आने वाली भैया 2। ये वैल्यू कितनी आएगी 4 माइनस का 0 माइनस का 1, ये वैल्यू आएगी जी आपके पास 3। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड चेंज होंगे, है ना। इसके अंदर एक भी रेडियल नोड नहीं है, इसके अंदर एक रेडियल नोड है, इसके अंदर 2 रेडियल नोड है, इसके अंदर 3 क्या है आपके पास रेडियल नोड है। बात करें सर हाउ मेनी एंगुलर नोड्स, तो एंगुलर नोड्स के अंदर 0 है, क्योंकि एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी भैया 0। और जो एंगुलर नोड होता है, एंगुलर नोड आपके पास क्या होता है, एंगुलर नोड आपके पास बेसिकली एल के बराबर होता है। तो अगर यहाँ पर एल की वैल्यू 0 है तो एंगुलर नोड भी कितने होंगे 0 होंगे। ये ऑब्वियस भी था, बिकॉज टोटल कितने हैं 0, रेडियल भी कितने हैं 0। टोटल कितना है 1, तो वो एक कौन सा है रेडियल ही है। टोटल कितने हैं 2, दोनों कौन से हैं रेडियल है, एंगुलर 0 है इसके अंदर। टोटल कितने हैं 3, इसमें तीनों कौन से हैं रेडियल, इसमें एंगुलर कितना है भैया 0 है। तो इस तरीके से आप सबके रेडियल नोड्स वगैरह भी कैलकुलेट कर सकते हो। आगे चलते हैं, बात करते हैं पी सबशेल की। अगर बात करेंगे मान लो पी सबशेल की, तो भैया पी सबशेल के लिए मुझे एक बात पता है कि एल की वैल्यू कितनी होती है जी आपके पास 1 होती है। अगर एल की वैल्यू 1 है तो एम की 3 वैल्यू पॉसिबल होगी, -1 से +1 के, और इंक्लूडिंग क्या करोगे भैया 0। तो यहाँ पर 3 पी ऑर्बिटल होंगे। अब इन तीनों पी ऑर्बिटल की जो आप शेप बताओगे वो शेप क्या होगी आपके पास भैया डंबल। तो तीनों होते डंबल है, ये भी डंबल शेप का होगा, ये भी डंबल शेप का, ये भी डंबल शेप का, लेकिन स्पेस में जो है वो इनका ओरिएंटेशन डेफिनेटली आपको अलग देखने को मिलेगा। तो मान लो मैं यहाँ पर एक कार्टेशियन सिस्टम बनाता हूँ, मान लो XYZ का, ठीक है, क्योंकि मुझे बनाने हैं भैया 3 ऑर्बिटल। तो लेट्स से क्या करते हैं, इनको कर लेते हैं यहाँ पर कॉपी। तो एक बार मैंने कॉपी यहाँ कर दिया और एक बार मान लो कि मैं नीचे बनाता हूँ, ताकि तीनों को आप बड़े ध्यान से देख सको। एक्सिस को सेम मानेंगे, एक्स वो वाली मान लेते हैं, वाई ऊपर वाली, और जेड क्या हो जाएगी जी आपकी बाहर की तरफ वाली वो वाली। तो एक ऑर्बिटल का नाम दिया गया भैया PX, है ना। इसका नाम क्या दिया गया भैया, इसका नाम दिया गया भैया PX। वो एक्सिस, उस ऑर्बिटल को बोल दिया गया X, जिसके डंबल बेसिकली अलोंग द X एक्सिस थे, है ना, जिसके डंबल आपके पास क्या है अलोंग द X एक्सिस है। तो ये बना आपके पास P ऑर्बिटल। अगर ये डंबल आपके पास अलोंग द Y एक्सिस हैं, इस तरीके से अलोंग द Y एक्सिस हैं, तो इसका नाम दिया गया भैया PY ऑर्बिटल। और अगर आपके पास ये डंबल अलोंग द Z एक्सिस है, अब देखो मैं आउट ऑफ द प्लेन को बना नहीं सकता हूँ, तो Z जो है बाहर की तरफ निकल रहा है। तो अगर डंबल आपके पास इस तरीके से मान लो बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ है ना, तो मैं इसको ऐसे ही बना रहा हूँ यहाँ पर, तो आप समझ जाइएगा कि एक्चुअली के अंदर क्या हो रहा है, एक्चुअली में आपके पास बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर भैया डंबल बन जाएगा, दिस इज योर PZ ऑर्बिटल। तो जो 3 ऑर्बिटल है, m = 0, m = -1, m = +1, तो उन तीनों ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, डंबल शेप होती है, लेकिन स्पेस में उनका ओरिएंटेशन अलग है। एक अलोंग X एक्सिस है, एक अलोंग Y एक्सिस है, और एक आपके पास क्या अलोंग Z एक्सिस है। अगर आपके पास इस सबशेल के लिए L की वैल्यू 1 है, तो एक बात पक्की होगी कि आपके पास इसके अंदर क्या होगा भैया, एक एंगुलर नोड होगा। अगर हम बात करें इसके अंदर एंगुलर नोड कितने हैं, तो एंगुलर नोड की जो वैल्यू होती है वो L के बराबर होती है, और L यहाँ पर 1 है, तो तीनों के अंदर क्या होगा, एक एंगुलर नोड होगा। और यहाँ पर ये एंगुलर नोड जो होता है बेसिकली नोडल प्लेन की फॉर्म में होता है। ये जो एंगुलर नोड है ये बेसिकली प्लेन की फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि तीनों के अंदर आपको एक देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए आप, बीच में आपके पास ऐसा एक प्लेन होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल 0 है, इसे हम क्या बोलते हैं बेसिकली नोड। यही यहाँ पर क्या है, एंगुलर नोड, ठीक है। इसी के साथ साथ बात करेंगे, देखो यहाँ पर ये आपके पास यहाँ पर क्या है भैया, एक नोड, ये भी आपके पास क्या है भैया नोड। कौन सी नोड है भैया, ये आपके पास नोडल प्लेन है, एंगुलर नोड के अंदर काउंट होती है ये, है ना। ऐसे ही आपके पास यहाँ पर भी देखो एक नोड आएगी, ये रही आपके पास एक पूरा प्लेन आएगा आपके पास इस तरीके से। इस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है 0 है, तो यहाँ पर ये तीनों क्या होंगी आपके पास नोड होंगी। दीज आर द एंगुलर नोड्स। अगर कोई पूछे सर रेडियल नोड कितनी होंगी भैया, हाउ मेनी रेडियल नोड्स, तो निकालना पड़ेगा आपको। यहाँ पर कितनी होंगी रेडियल नोड्स, वो डिपेंड करता है n की वैल्यू के ऊपर। तो आपको पता होना चाहिए भैया कि आपके पास जो p ऑर्बिटल है वो 2p है, 3p है, 4p है, 5p है। जैसे मान लो कोई आपको लिख के दे भैया कि सर मुझे बताइएगा कि 2p ऑर्बिटल के अंदर जो है वो कितनी रेडियल नोड है ना, कितनी आपके पास बेसिकली एंगुलर नोड है, और कितनी आपके पास बेसिकली टोटल नोड है। तो टोटल तो सिंपल है, बस ऐड करना होगा। तो एक तो पहले फॉर्मूला याद रखो भैया, रेडियल का फॉर्मूला क्या होता है, n - l - 1। इसका कितना होता है भैया, सिंपल l के बराबर होता है, और ये दोनों को ऐड करना है। तो जब ऐड को क्या बनेगा, n - का 1 ही बनेगा, l से l कट जाएगा जब ऐड करोगे तो मान लो मैं आपको यहाँ लिख के दे रहा हूँ भैया p के अंदर, लेट से मैंने लिख दिया आपके लिए 2p ऑर्बिटल। तो 2p के लिए n की वैल्यू कितनी होगी भैया 2, l की वैल्यू तो 1 ही है, तो ये कितना आंसर आएगा भैया 0, है ना। हाउ मेनी एंगुलर नोड, तो ये 2 रहेंगी आपके पास, सॉरी 1 रहेंगी, बिकॉज l की वैल्यू 1 है, एंड टोटल विल बी व्हाट, टोटल विल 1। आप सिंपली इसको ऐड कर दो ना, 0 + 1 कितना बनेगा भैया, 1 ही बनेगा। अगर हम बात करेंगे मान लो 3p की, तो 3p के अंदर क्या होगा, 3 - 1 - 1 यानी कि 1। यहाँ पर एक रेडियल नोड भी होगा और एक एंगुलर नोड भी होगा, जिसकी वजह से टोटल क्या बन जाएंगे आपके पास, 2 बन जाएंगे। अगर बात करेंगे मान लो 4p ऑर्बिटल की, तो इसके लिए क्या होगा, 4 - 1 - 1 = कितनी वैल्यू आएगी 2।
दो रेडियल नोड है, एंगुलर नोड रिमेन्स द सेम एंड द टोटल नोड बिकम्स 3। इस तरीके से आप 3p के बाद 4p 5p निकाल सकते हो, 6p निकाल सकते हो। एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे आपके पास 1s के अंदर शेप चल रही थी, वैसे ही अगर मान लो आपके पास कोई 2p ऑर्बिटल है तो 2p ऑर्बिटल की शेप अगर मान लो साइज ऐसा होता है तो ध्यान रखिएगा कि ये जो 3p ऑर्बिटल होगा वो हल्का सा क्या हो जाएगा आपके पास, बड़ा हो जाएगा। अगर हम और बात करेंगे मान लो 4p की, तो भैया 4p की शेप क्या हो जाएगी आपके पास, और भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, है ना। तो साइज़ लगातार बढ़ता रहता है जब n की वैल्यू बढ़ती है। तो यहाँ लिख देता हूँ भैया मैं, अगर आपके पास यहाँ पर n की वैल्यू इंक्रीज होती है तो आपके पास साइज़ तो क्या होता है, बढ़ता रहता है। यानी कि 2p से बड़ा होगा 3p, 3p से बड़ा होगा आपके पास 4p, क्योंकि l की वैल्यू सब में सेम है। यहाँ पर भी p है, यहाँ पर भी p है, यहाँ पर भी p है, तो l की वैल्यू तो 1 है, n बढ़ रहा है, n यहाँ पर 2 है, वहाँ पर 3 है, वहाँ पर 4 है, और n बढ़ेगा तो साइज़ तो बढ़ेगा, ये हम पहले बात कर चुके हैं। तो ऑर्बिटल का भी आपके पास यहाँ पर जो साइज़ है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता रहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास d ऑर्बिटल, और d ऑर्बिटल की शेप्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी थ्योरी का ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कर रहे होंगे। एंड आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो भैया वीडियो को बीच में ही लाइक कर दो, है ना। एंड होने का मत वेट करो, वीडियो को लाइक करो फटाफट से। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर भी कर दो यार अपने सभी दोस्तों के साथ में, है ना। अब डी सबशेल की बात की जाए, डी सबशेल के लिए आपके पास एल की वैल्यू कितनी होती है भैया, 2 होती है। अगर एल की वैल्यू 2 है तो एक बात तो पक्का है कि जो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स होने वाले हैं, है ना, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स वो हो गए भैया फिक्स, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है सर, लिख दिया। अब एल इक्वल 2 के लिए m की 5 वैल्यू है तो d के 5 ऑर्बिटल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे सर। तो इनकी शेप कैसे होती है, तो देखो d की ऑर्बिटल की हम लोग बनाएंगे शेप। उसके लिए मैं यहाँ पर एक्सिस का यूज़ कर लेता हूँ। मान लो कि x एक्सिस है, ये y है, और ये आपके पास क्या है, z है। क्योंकि 5 बनेंगे ना भैया ऑर्बिटल, तो अगर 5 बनेंगे तो मुझे 5 बार जरूरत पड़ने वाली एक्सिस की। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले इनको 5 बार जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, राइट, ताकि हम लोग हर बार एक्सिस एटलीस्ट सेम यूज़ करें। चलो एक्सिस को सेम नहीं यूज़ करेंगे, एक्सिस को चेंज करना ही पड़ेगा, बिकॉज डी में जो है भैया चेंज करना पड़ता है। मैं बाद में फिर से चेंज कर दूंगा, कोई बात नहीं ना। नाम जो लिखा हुआ है उसे हम लोग चेंज कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आई थिंक सही सेट हो गया है भैया, ये इसको यहीं रहने देते हैं। देखो पहले ऑर्बिटल का नाम दिया गया, मान लो एक का नाम होता है डी एक्स वाई, एक का नाम होता है भैया मान लेते हैं डी वाई जेड, और एक का नाम मान लेते हैं भैया लेट से डी एक्स जेड, है ना। बन गया कॉम्बिनेशन, है। एक बन गया x का y के साथ, एक बन गया y का z के साथ, एक बन गया x का z के साथ। एक बात ध्यान रखो, अगर मैं इसको यहाँ पर डी वाई एक्स बोलूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं हम लोग, दोनों बातें सेम होती हैं। लेकिन बुक्स में ऐसे लिखा होता है एक्स वाई, तो हम एक्स वाई लिखेंगे। इस वाले को भी हम लोग भैया डी जेड वाई बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले को भी हम लोग डी जेड एक्स बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ध्यान रखो, जो आपके पास इस टाइप के होते हैं जिसमें मल्टीप्लाई हो रखा है दोनों एक्सिस, उसके अंदर जो आपके पास डबल डंबल होते हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस होंगे भैया। वो जो डबल डंबल आपके पास होंगे, वो डबल डंबल कहाँ पर होंगे, वो डबल डंबल आपके पास इन बिटवीन द एक्सिस होने वाले हैं, इन बिटवीन द एक्सिस। तो चलिए बनाते हैं। पहले आपके पास कौन सा है, डी एक्स वाई। तो जो डबल डंबल बनेंगे वो एक्सिस के बीच में बनेंगे। तो मान लो एक्स वाई आपके पास है, तो ये मैंने क्या बनाया भैया, ये मैंने एक्स वाई प्लेन के अंदर बना दिए अपने 4 डंबल इस तरीके से। सभी का साइज़ सेम होगा, मेरी ड्राइंग के ऊपर मत जाइएगा अगर आपको साइज़ ऊपर नीचे लग रहा है तो। सभी का आपके पास जो साइज़ है वो शेप होगा, सेम होगा। ये है आपके पास भैया डी एक्स वाई ऑर्बिटल। अब जो डी वाई जेड होगा वो वाई और जेड प्लेन में होगा। जैसे कि ये एक्स वाई था तो ये मैंने एक्स और वाई प्लेन के अंदर बनाया हुआ है। अब ये होगा भैया वाई और जेड प्लेन पे। अब जेड एक्सिस हमारी बाहर की तरफ है, तो जब बाहर की तरफ होगी तो मैं उसको ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए बेटर ये है कि मैं यहाँ पर एक्सिस का नाम चेंज करूँ ताकि मैं उसको ड्रॉ कर पाऊँ, है ना। तो मैं वाई जेड के अंदर क्या करूँगा, मैं वाई जेड के अंदर कुछ ऐसा कर दूंगा। पहली बात तो मैं इस बाहर वाली एक्सिस को मिटा रहा हूँ, है ना। पहली बात तो मैं इस बाहर वाली एक्सिस को भैया यहाँ से जो मिटाना चाहूँगा, इसको मैंने मिटा दिया है। बाहर वाली एक्सिस को यहाँ से हटा दो ताकि डायग्राम थोड़ा ठीक तरीके से बन जाए। हटा देंगे जी इसको, सर हटा दिया है जी। अच्छा, अब मान लो यहाँ पर वाई जेड है तो मैं एक को मान लूंगा वाई, एक को मान लूंगा जेड। यहाँ पर एक्स जेड है तो एक को मान लूंगा एक्स, एक को मान लूंगा, एक को मान लिया एक्स, एक को मान लिया जेड, ताकि अब ये बन जाएगा वाई जेड प्लेन, ये बन जाएगा एक्स जेड प्लेन। यहाँ पर एक कौन सा प्लेन है भैया, एक्स वाई प्लेन है। तो शेप सबकी सेम रहेगी भैया, वही डबल डंबल, और डेंसिटी रहेगी आपके पास इन बिटवीन द एक्सिस। तो इस तरीके से बनाओगे आप इस ऑर्बिटल को भी, और ये वाला ऑर्बिटल भी आपके पास यहाँ पर इस तरीके से ही बनेगा। अच्छा, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है नोड के बारे में, जैसे हम लोगों ने पी ऑर्बिटल के अंदर हम लोगों ने लाइंस निकाली थी ना बीच में, वैसे ही लाइंस तो आपके पास यहाँ पर भी निकल जाएगी। लेकिन पी में निकली थी बस एक लाइन, और यहाँ पर आप लोग समझदार हो, आपको दिखाई भी दे रही होगी। सर ऐसी एक लाइन में यहाँ पर एक तो यहाँ निकाल सकता हूँ और एक लाइन में यहाँ निकाल दूंगा। ऐसी ही 2 लाइन, एक में यहाँ निकाल दूंगा और एक में यहाँ निकाल दूंगा। सर ऐसी एक लाइन, एक में यहाँ निकाल दूंगा और एक में यहाँ निकाल दूंगा। ये जो ग्रीन लाइन से मैंने बनाए हैं, ये आपके पास क्या होते हैं, यहाँ पर नोड्स होते हैं। तो पी वाले के अंदर कितने एंगुलर नोड थे आपके पास, एक, तो उसमें एक ही प्लेन बना था। यहाँ पर देखो आपके पास कितने निकल कर आए हैं, 2, तो यहाँ पर भैया देखो 2 प्लेन बने हैं।
इसी के साथ साथ नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अगले ऑर्बिटल की। उसका जो नाम होता है भैया डी एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। डी एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इसका नाम होता है। अगर इसके नाम में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब आपको एक्स और वाई दिख रहा है, तो इसका जो आपके पास डबल डंबल बनेंगे ये आपके एक्स वाई प्लेन में ही बनेंगे। तो एक्स वाई प्लेन रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इस एक्सिस को ऐसे ही रहने दो। जेड वाली को मैं यहां से मिटा देता हूं ताकि आपको शेप क्लियरली दिखाई दे, है ना। और एक और काम कर लेते हैं, वो ये कि हम इस एक्सिस को दोनों तरफ ही हल्का सा एक्स्ट्रापोलेट भी कर लेते हैं ताकि आपको और बेटर तरीके समझ में आए भैया। अब यहां पर जो इसके 4 लोब होंगे वो 4 लोब अलोंग द एक्सिस होंगे भाई। ये 4 लोब आपके पास क्या है, अलोंग द एक्सिस है। देखो प्लेन तो यहां पर भी आपके पास 2 ही निकलेंगे। अगर निकालो प्लेन तो एक प्लेन मान लो यहां से निकल जाएगा, एक प्लेन यहां से निकल जाएगा। नोड अभी भी इसके अंदर 2 ही हैं, लेकिन यहां पर जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर है, इन बिटवीन द एक्सिस। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आपके पास क्या है, अलोंग द एक्सिस। आप ध्यान से देखिएगा, अलोंग द एक्सिस आपको देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने को मिल रही है, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। इसी के बेस पे नाम है डी एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई में होंगे ये फंक्शंस तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर होती है, इन बिटवीन द एक्सिस। लेकिन जब इस तरीके से होंगे तो कहां पर होंगे आपके पास, इन अलोंग द एक्सिस होंगे। यहां पर इधर क्या होंगे, इन बिटवीन द एक्सिस। अब सबसे खास जो आपके पास है ऑर्बिटल, उसका नाम होता है भैया डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। ठीक है, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल की जो शेप होती है थोड़ी सी यूनिक सी शेप होती है, बढ़िया शेप होती है उसकी, है ना। उसके अंदर अलोंग जेड एक्सिस, तो जेड को बनाएंगे यहां पर टॉप पे, तो अलोंग द जो आपके पास जेड एक्सिस है इसके अलोंग यहां पर आपको 2 डंबल देखने को मिलते हैं। मतलब अलोंग जेड एक्सिस आपको यहां पर डंबल देखने को मिलेंगे इस तरीके से 2। और इनके डंबल का साइज इनके डंबल से एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा होता है, बिकॉज वो एक लंबी कहानी है। ये 2 ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो यहाँ पर लोब्स जुड़ जाती हैं, तो इस लोब का साइज बड़ा होता है। आप ये याद रखो कि यहाँ पर इन दोनों लोब का क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये जो आपके पास यहाँ पर 2 लोब हैं, 2 लोब तो इस तरीके से होती है, और इसके अराउंड एक सर्कुलर डिस्क होती है। आप इसको इस तरीके से इमेजिन कीजिए भैया, जैसे सैटर्न जो आपका प्लेनेट है ना, प्लेटन नहीं है भैया, सैटर्न। सैटर्न के साइड में आपके पास एक सर्कुलर डिस्क बनाते हो, आप लोग बनाते हो, वैसी सी इलेक्ट्रॉन की डिस्क आपके पास यहाँ पर इसके सराउंडिंग के अंदर होगी। तो यहां पर क्या होगी भैया, एक सर्कुलर डिस्क होगी इस तरीके से। जैसे आपके पास वो लोब है ना भैया डंबल शेप की, वैसे यहां पर अब सर्कुलर शेप में हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरीके से इसके चारों ओर। ये जो डेंसिटी है ये आपके पास एक्स वाई प्लेन में है ना। और ये आपके पास क्या है भैया, जेड एक्सिस है। तो मान लो कि ये वाली क्या होगी आपके पास, लेट्स से इसको बोल देंगे एक्स एक्सिस, तो बाहर के निकलेगी आपके पास जेड एक्सिस। तो इस सर्कुलर डिस्क जो है ये इस एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में इस तरीके से डंबल ऐसे हैं ऊपर नीचे, और डिस्क इसके अराउंड इस तरीके से है, राइट। तो इसकी आपकी शेप थोड़ी सी अलग होती है डी जेड स्क्वायर की, आप ध्यान रखेंगे। इन सभी डी ऑर्बिटल के अंदर आपके पास 4 लोब है, लेकिन इसके अंदर 2 लोब है और एक सर्कुलर डिस्क है। यानी डी ऑर्बिटल के लिए आपको कुछ कुछ बातें अलग से याद रखनी चाहिए। जैसे कि आपको अगर शेप्स याद हो गई तो आप लोग एक तो ये वाली बातें याद रखो भैया कि डी एक्स वाई है ना, डी वाई जेड और बेसिकली डी जेड एक्स। इसी के साथ साथ डी एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। अगर मैं इन चारों ऑर्बिटल को एक साथ लेके चलूँ तो इन चारों ऑर्बिटल में एक सिमिलरिटी है कि इन चारों ऑर्बिटल के अंदर आपके पास क्या होती है भैया, 4 लोब होती है। वेयर एज अगर हम बात करेंगे डी जेड स्क्वायर की, तो डी जेड स्क्वायर के अंदर क्या होती है आपके पास, 2 लोब है एंड इसके साथ में एक सर्कुलर डिस्क की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। सर्कुलर डिस्क की क्या होती है भैया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना। इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं। ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लाउड, यही तो होता है भैया ऑर्बिटल, तो इसको इस तरीके से बोलेंगे, है ना। एक और बात जो आप याद कर सकते हैं वो याद कर सकते हैं कि अगर मैं इन तीनों की बात करूं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, तो ये तीनों ऑर्बिटल जो आपके पास होते हैं ये बेसिकली इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां होती है, इन बिटवीन द एक्सिस। इन बिटवीन द एक्सिस आपके पास क्या मिलेगी, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात हो रही है, लिख देता हूं, यहां मेंशन कर देता हूं भैया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर क्या होती है आपके पास, इन बिटवीन द एक्सिस। आपने बनाए भी देखो पीछे की तरफ, आप देख सकते हो, यहां पर आप देख सकते हो, है ना। एक्सिस तो यहां पर है लेकिन डेंसिटी कहां है, इन बिटवीन द एक्सिस। यहां भी इन बिटवीन द एक्सिस, यहां भी इन बिटवीन द एक्सिस, यहां पर क्या है, अलोंग द एक्सिस। और अगर यहां पर देखा जाए तो यहां पर भी क्या है, बेसिकली अलोंग द एक्सिस है। एक्स वाई प्लेन के अंदर भी डेंसिटी तो है ही, तो अलोंग एक्स एक्सिस भी डेंसिटी मिलेगी, वाई भी मिलेगी और जेड भी मिल रही है। तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो इन दोनों के लिए ऐसे बोलेंगे कि भैया जो ये स्क्वायर वाले होते हैं ना, स्क्वायर वाले जो आपके पास होते हैं, इनकी डेंसिटी कैसी होती है भैया, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। बस ये बातें हैं,
ये कुछ बातें हैं फॉर डी ऑर्बिटल्स जो आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखनी है, इनको आप ध्यान रखें। ये आपकी कंप्लीट थ्योरी जो मैंने कराई है ना क्वांटम नंबर्स की, इससे बाहर क्वांटम नंबर के अंदर थ्योरेटिकली कुछ नहीं है समझने को, है ना। इसके बाद तो बस हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देख लो। एक और क्वांटम नंबर बच गया, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। ये बहुत सिंपल सा है भैया, यहाँ पर इसकी सिर्फ दो ही वैल्यू ऐड होती है, या तो प्लस हाफ या तो माइनस हाफ। प्लस हाफ मतलब स्पिन अप बोलते हैं, माइनस हाफ मतलब स्पिन डाउन बोलते हैं, है ना। इसका मतलब होता है क्लॉकवाइज रोटेशन, इसका मतलब क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। सर क्या होता है स्पिन? भैया जब आपके पास मान लो यहाँ पर न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर आपके पास मान लो ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन भी स्पेरिकल होता है भाई। इलेक्ट्रॉन भी अपनी एक्सिस के अराउंड क्या कर रहा होता है, बेसिकली स्पिन कर रहा होता है। अब ये स्पिन दो तरीके से कर सकता है, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा तो उसको हम बोल देते हैं मान लो स्पिन अप, उसको हम शो करते हैं प्लस हाफ से मैथमेटिकली, डायग्राम के तरीके से इसको ऐसे दिखाते हैं स्पिन अप। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं मैथमेटिकली, माइनस हाफ, स्पिन डाउन बोलते हैं इसको। इसको एरो से इस तरीके से नीचे की तरफ से दिखाते हैं। तो खैर ये जब दिखाएंगे हम लोग, जब इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करेंगे तो बात करेंगे इसकी। इसकी एक बढ़िया एप्लीकेशन ये है कि इसकी हेल्प से आप स्पिन क्वांटम नंबर को, बेसिकली स्पिन एंगुलर मोमेंटम को आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट का s इंटू एस प्लस वन एच अपॉन 2 पाई, है ना। एंगुलर मोमेंटम जो आपने निकाला था पहले वो था भैया आपके पास ऑर्बिटल वाला, है ना। तो जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो एल पे डिपेंड कर रहा था। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या कर रहा था, एल पे डिपेंड कर रहा था। उसका फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट का एल इंटू में एल प्लस वन इंटू में एच अपॉन 2 पाई। और ये आपके पास क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो दो टाइप के मोमेंटम है, बिकॉज दो टाइप के रोटेशन भी हो रहे हैं। एक रोटेशन अराउंड द न्यूक्लियस है और एक रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस है। तो इसका मोमेंटम अलग होगा और इसके रोटेशन मोमेंटम अलग होगा। दोनों का फॉर्मूला ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर, तो याद करने में दिक्कत नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए एस की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है। आप यहाँ पर हाफ की वैल्यू पुट करो, आपका रिजल्ट भी निकल के आ जाएगा। चलो पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो बेसिकली बेस्ड होंगे क्वांटम नंबर्स के ऊपर, जो हम लोगों ने अभी भी पढ़ा है, ठीक है। तो पहला सवाल क्या है आपके पास, पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, है ना। ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं आपके पास, इस तरीके से आपको सेट देगा, आपसे पूछेगा इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है, या फिर आपसे पूछेगा कौन सा पॉसिबल है, ठीक है। तो इसको आराम से देखो, ज़्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप देखो। अगर एन की वैल्यू 5 होती है तो क्या एल की वैल्यू 3 हो सकती है? हाँ जी हो सकती है। m की वैल्यू -2, हाँ जी हो सकती है। s की वैल्यू प्लस हाफ भी हो सकती है। तो ये वैल्यू बिल्कुल पॉसिबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमें निकालना है नॉट पॉसिबल। आगे बढ़ते हैं। अगर n की वैल्यू 4 है तो क्या l की वैल्यू 2 हो सकती है? हो सकती है। l की वैल्यू 2 है तो क्या m की वैल्यू 2 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है भैया, प्लस l से माइनस l होती है तो, और s की वैल्यू माइनस हाफ भी हो सकती है, तो ये वाली वैल्यू भी हो सकती है। यहाँ चेक करो, अगर n की वैल्यू 5 है तो क्या l की वैल्यू 5 हो सकती है? तो यहाँ पर आपको गलती मिलेगी, है ना। L की वैल्यू क्या होती है, L की वैल्यू भैया 0 से लेकर n-1 तक होती है। तो अगर आपके पास n की वैल्यू 5 है तो L की वैल्यू क्या क्या होगी, 0, 1, 2, 3 एंड 4। L की वैल्यू 5 नहीं हो सकती, एंड क्योंकि नहीं हो सकती इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी, और हमारा जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, है ना। अगला सवाल देखो, अगले के अंदर पूछ लिया कि कौन सी पॉसिबल होगी, है ना, कौन सी पॉसिबल होगी। तो एक बार तो आप इन कॉन्फ़िगरेशंस को दूर से देख लिया करो। जैसे मुझे ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है कि एस की वैल्यू +1 दे रखी है, तो बिल्कुल नहीं हो सकती, तो इसको दूर से ही काट दिया आप लोगों ने। अगले में मुझे दिखाई दिया कि भैया देखो इसके अंदर एल की वैल्यू दे रखी है नेगेटिव, तो इसको भी मैं यहाँ से काट दूंगा ऐसे। एल की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, एल की वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, नेगेटिव तो कभी नहीं होती। बाकी में चेक करेंगे, अब बाकी को देखो भैया दूर से। यहाँ पर अगर एन की वैल्यू 7 है तो एल की वैल्यू 4 हो सकती है। एम की वैल्यू क्या -5 हो पाएगी? फिर नहीं हो पाएगी भाई, बिकॉज m की वैल्यू -l से +l होती है, तो मतलब ये भी नहीं हो पाएगी। यानी हमारा आंसर क्या होना चाहिए भैया, ऑप्शन नंबर बी। एक बार चेक भी कर लो, n की वैल्यू 6 है तो l की वैल्यू 3 हो सकती है, m की वैल्यू +3 हो सकती है, s की वैल्यू -हाफ हो सकती है, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल देखते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। सारे कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े ना सारे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस को मैं किस तरीके से अप्रोच कर रहा हूं ध्यान रखिएगा, आपको नीचे असाइनमेंट दूंगा मैं, असाइनमेंट के अंदर भी इस टाइप के और सवाल होंगे, उन्हें आप खुद करके देखिएगा, लेकिन एक बार क्वेश्चंस कैसे अप्रोच करते हैं वो भी यहाँ पर सीख लो। क्वेश्चन है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 5, तो n = 5 के लिए इसमें से कौन सा सही है। पहली बात शेल क्या बोलेंगे भैया, तो n की वैल्यू 1 के लिए क्या बोलते हैं, k शेल, है ना। आपके पास होता है ना भैया k, l, m, n, o, p, q, इस तरीके से होगा आपके पास, आगे चलता रहेगा। तो 2 के लिए क्या होगा भैया l, 3 के लिए क्या होगा m, 4 के लिए क्या होगा n, 5 के लिए क्या होगा भैया o। इसका मतलब d भी गया, इसका मतलब a भी गया, यहाँ पर भी o है, यहाँ पर भी o है। अगर शेल की वैल्यू n की वैल्यू 5 दे रखी है तो सब शेल्स कितने होते हैं भैया, सब शेल्स तो आपके पास n के बराबर ही होते हैं। और ऑर्बिटल्स कितने होते हैं किसी भी एक शेल के अंदर, ऑर्बिटल्स होते हैं भैया n का स्क्वायर।
पहले पेज में मैंने आपको कहा था कि अगर आपको शेल का नंबर पता है तो उसमें कितने सब शेल होंगे भैया, n के बराबर, कितने ऑर्बिटल्स होंगे, n स्क्वायर के बराबर। दोनों में से कोई भी एक आता होगा ना आपको, तो आप पहचान पाएंगे कि सब शेल 5 होने चाहिए और ऑर्बिटल्स n का स्क्वायर यानी कि 25 होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए इसका। तो सारे फॉर्मूले क्वेश्चंस को करते वक्त काम आते हैं भैया, तो सारे फॉर्मूलेज को प्लीज थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखा करो। आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन सिक्स्थ शेल। सिक्स्थ शेल में आपके पास मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है भैया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल। ये आपने अभी अभी देखा कि ये होता है भैया n का स्क्वायर। तो अगर कोई आपसे पूछे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो हो जाएगा ऑर्बिटल का डबल, क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 2n का स्क्वायर। n की वैल्यू को पुट कर दो, n कितना है भैया 6, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 6 का स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू में 36, यानी कि 72 जो है वो इसका आंसर होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एंड ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, एन ऑर्बिटल हैज अ टोटल ऑफ 6 नोड। भैया टोटल नोड दे रखा है, टोटल नोड इज बेसिकली व्हाट, 6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। या टोटल नोड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल नोड के फॉर्मूले की बात की जाए तो भैया टोटल नोड्स का जो सिंपल सा फॉर्मूला है वो होता है n-1। ये वैल्यू दे रखी है भैया 6, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से भैया, सिंपली 7, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर सही जवाब आपको मिलेगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए हाइड्रोजेनिक लाइक स्पीशीज इफ एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू 4 विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब n इक्वल टू 2 से कहां पर जा रहा है वो, n इक्वल टू 4 में, यानी कि न्यूक्लियस से दूर जा रहा है। n की वैल्यू बढ़ रही है, n की वैल्यू क्या हो रही है, मतलब बढ़ रही है। तो ध्यान रखिएगा, एनर्जी भी बढ़ती है और साइज यानी कि रेडियस भी बढ़ता है, दोनों ही वैल्यू बढ़ती हैं। तो एनर्जी भी क्या होगी भैया, इंक्रीज, और साइज भी क्या होगा भैया, इंक्रीज। आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। याद होना चाहिए आपको कि एनर्जी क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस का 1/n²। तो n भले ही नीचे हो लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन भी है, इसीलिए n के बढ़ने से एनर्जी बढ़ेगी। और रेडियस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर। तो अगर n की वैल्यू बढ़ेगी तो रेडियस तो बढ़ना ही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल है, मैच द फॉलोइंग फॉर द शेल हैविंग 4। n की वैल्यू 4 दे रखी है, तो अगर n की वैल्यू 4 है तो सब शेल भी कितने होंगे भैया, 4। तो ये तो मिलेगा भैया किससे, 2 नंबर से मिलेगा ये तो। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे भैया, ऑर्बिटल्स n का स्क्वायर, मतलब कितने हो जाएंगे आपके पास, 16। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, 2n का स्क्वायर, मतलब 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा भैया, 32। तो 16 कहाँ दे रखा है भैया, 16 आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 में, एंड 32 है आपके पास फर्स्ट में। टोटल नोड्स क्या हो जाएंगे इसके, 4 - 1 यानी कि 3, और 3 आपके पास है यहाँ पर 3 में, यानी P मिलेगा 2 से, फिर 4, फिर 1 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही जवाब है। बाकी के अंदर ऑप्शन अलग हैं। आई थिंक खाली P से ही हो जाएगा, नहीं P से नहीं होगा भैया, P और Q से हो जाएगा। P और Q पता होगा तो भी हो जाएगा, कोई भी 2 पता होंगे तो उससे हो जाते हैं मैच द फॉलोइंग अक्सर, है ना। तो अच्छे से एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ा करो। अगला सवाल है, फॉर अ शेल हैविंग 25 ऑर्बिटल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 25 ऑर्बिटल्स हैं, 25 ऑर्बिटल्स हैं फॉर अ शेल, तो आपके पास क्या सही है। n की वैल्यू पूछा है, रिवर्स पूछ लिया इस बार। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं भैया, 25। तो 25 किसके बराबर होगा आपके पास, n के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, +-5, लेकिन -5 तो हो नहीं सकती क्योंकि n की वैल्यू क्या होती है, सिर्फ पॉजिटिव। मतलब आंसर क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ +5। तो n की वैल्यू क्या आएगी भैया, 5। तो यहाँ से मैं ये 2 ऑप्शन तो काट सकता हूँ। आगे है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, तो n की वैल्यू अगर 5 है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 2n का स्क्वायर, यानी कि 2 अगर मैं करूंगा 2n का स्क्वायर तो कितना बनेगा, 2 इंटू में 5 का स्क्वायर, मतलब कितना आ जाएगा जी, 50। तो ये बनेगा 50, तो 50 दे रखा है यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। अ शेल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 72 इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम 72 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। The number of subshells and the total number of orbitals in this shell are respectively। उल्टा कर रहा है भैया अब ये बता रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 72 है, तो इसे बराबर कर दो भैया 2n स्क्वायर के। तो n स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36। तो n की वैल्यू, n की जो अप्रूव्ड वैल्यू है कितनी आएगी आपके पास, एक्सेप्टेड कितनी आएगी पास, +6, क्योंकि -6 अलाउड नहीं होता है। तो n की वैल्यू आ गई भैया 6। अब 6 2 ऑप्शन के अंदर है, तो यहाँ से C काट सकता हूँ और यहाँ से मैं काट सकता हूँ भैया D। आगे बात करेंगे अब, टोटल नंबर ऑफ सबशेल कितनी होगी भैया, सबशेल कितनी होती है, n के बराबर ही होती है। सबशेल क्या होती है भैया, टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स कितनी होगी आपके पास, अच्छा वो तो n के बराबर ही होगी। तो टोटल नंबर ऑफ सबशेल कितनी होगी भैया, 6। तो यहाँ पर 6 आंसर हो गया। उसके बाद एंड टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स,
ऑर्बिटल्स कितने होंगे भैया, वो होंगे n का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि 36 करना पड़ेगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 6 एंड 36। तो कुछ भी देकर कुछ भी पूछेगा, इसीलिए आपको सारे फॉर्मूलेज आने चाहिए। अगला सवाल है, एन ऑर्बिटल हैज 5 टोटल नोड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी करेक्ट। 5 टोटल नोड्स हैं, अगर टोटल नोड्स 5 है तो 5 बराबर होगा n-1 के, n की वैल्यू हो गई भैया 6, फिक्स कर दिया। इट बिलोंग्स टू 5th सेल, नहीं भैया 6th, तो आंसर क्या होगा इसका, ये होगा। क्या हम बता सकते हैं कि ये 5D का है या बेसिकली 25 इसके अंदर ऑर्बिटल होंगे। अगर n की वैल्यू 6 है तो ऑर्बिटल कितने होंगे, 6 का स्क्वायर 36, तो ये भी गलत है। और D के बारे में यहाँ पर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, L के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम S है, P है, D है या F है वो बता ही नहीं सकते इस क्वेश्चन में। वैसे भी खैर में हमारा आंसर मिल ही गया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल थोड़ा सा बड़ा न्यूमेरिकल लग रहा है भैया, देखो जरा ध्यान से। 2 हाइड्रोजेनिक लाइक ऑर्बिटल्स हैव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n1 की वैल्यू दे रखी है 3 लिया, तो यहाँ पर n1 कितना है भैया 3 है, और n2 कितना है जी आपके पास 6 है। द रेशियो ऑफ देयर साइजेस एंड द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर एनर्जीज, एनर्जीज का रेशियो भी पूछ लिया, ओके, एंड रेडियस का रेशियो भी पूछ लिया। तो ध्यान रखेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं, देखो एक बार यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -1/n² के, और जो रेडियस है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होता है भैया, n का स्क्वायर से। तो आपको प्रोपोर्शनलिटी से फॉर्मूलेज कैसे बनाते हैं वो बनाने भी देखो आपको आने चाहिए, तो हम लोग क्वेश्चन थोड़े से जल्दी कर पाएंगे। हालांकि मैथमेटिक्स के अंदर आप ये सब चीज़ें सीखते भी होंगे, आपको पता भी होंगी, नहीं पता है तो अब सीख लेना भैया, है ना। तो यहाँ पे अगर मान लो मुझे E1/E2 करना पड़े, तो E1 तो n1 भी कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, तो n1 का भी क्या आएगा भैया स्क्वायर, n2 का ऊपर क्या होगा बेसिकली स्क्वायर, नेगेटिव इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा तो वो कट जाएगा। तो ये बनेगा एनर्जी के रेशो का फॉर्मूला। n1 n2 क्या है, दो अलग अलग क्वांटम नंबर, ये 2 में एनर्जी, ये 1 में एनर्जी। और रेडियस का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनता है भैया ऐसा कि R1 में अगर मैं करूंगा R2, तो ये होगा n1 का स्क्वायर डिवाइड बाय n2 का स्क्वायर, बिकॉज अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी 1 रहेगा, बिकॉज यहाँ पर देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर ये 1 का है तो ये 1 का, ये 2 का है तो 2 का, तो यहाँ रेशो ऐसे बनेगा। तो ये फॉर्मूले याद रखो, इससे काम हो जाएगा। पहले हम निकाल लेते हैं, चलो भैया साइज का रेशो, तो एक में n1 की वैल्यू कितनी है 3 है, और एक में कितनी है भैया 6 है, तो इसका रेशो निकालेंगे, तो रेशो कितना आएगा उसका 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 9/36, और 9/36 का मतलब बेसिकली बन जाएगा 1/4, तो ये बनेगा 1/4। क्या 1/4 सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर है, हाँ जी सर एक ही ऑप्शन में है, लेकिन एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, क्या एनर्जी का वही बनने वाला है। तो एनर्जी का रेशो क्या बनेगा आपके पास, इस बार n2/n1 है, n2 स्क्वायर का अपॉन n1 का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4:1, तो ये बनेगा भैया 4:1, तो एक आने वाला है 1:4, एक आने वाला है 4:1, तो जो एनर्जी वाला है वो आएगा, अच्छा रेडियस वाला है जो आएगा 1:4, तो रेडियस वाला ये रहा भैया 1:4, ये रेडियस का है, और ये रहा भैया एनर्जी का 4:1। तो अच्छा है कि हमने दूसरा चेक किया भाई, क्योंकि मैंने यहाँ पर रेडियस का निकाल के इसको टिक कर दिया, लेकिन बाद वाला किसका है, एनर्जी का, पहले वाला किसका है, साइज का। ध्यान से आप भी क्वेश्चन को पढ़िएगा, अदरवाइज ये गलती एग्जाम हॉल में आपके साथ भी हो सकती है। अगला सवाल है, फॉर अ शेल हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 4 दे रखी है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके पास क्या है, नंबर ऑफ सब शेल 4 होगी क्या, बिल्कुल सही बात है। ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 4 का स्क्वायर 16, ये बात भी सही है। ये कितने होंगे भैया, 2 × 16 32, ये बात भी सही है। टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन एवरी ऑर्बिटल ऑफ दिस शेल इज 4। क्या हर एक ऑर्बिटल के अंदर आपके पास टोटल नंबर ऑफ नोड्स 4 होंगे भैया, नहीं यार, 4 के अंदर तो 4s भी होगा, 4p भी होगा, 4d भी होगा, s के अंदर नोड्स अलग होंगे, p में अलग होंगे, d में अलग होंगे, तो वो तो l पे भी डिपेंड करता है ना भैया। अगर हमारे पास l नहीं है तो हम इसको सही नहीं बोल सकते। आंसर क्या होगा इसका, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ओनली दीज 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अ सबशेल कंटेनिंग 5 ऑर्बिटल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है। एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं भैया, 5 ऑर्बिटल्स हैं। अब अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखो तो यहाँ पर l की वैल्यूज दे रखी है, इस बार n की वैल्यू नहीं है, तो मतलब अब आपको L वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है कि सबशेल में ऑर्बिटल, सबशेल L से डिनोट करते हैं। तो अगर सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2l + 1। तो आपके पास एक ऐसी सबशेल है जिसके अंदर 5 ऑर्बिटल हैं, तो 2l + 1 क्या हो जाएगा भैया 5, तो 2l की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, l की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया 2। अगर l की वैल्यू 2 है तो एंगुलर नोड्स भी कितने हो जाएंगे आपके पास, एंगुलर नोड्स भी हो जाएंगे 2, क्योंकि वो तो l के बराबर ही होते हैं, तो वो भी कितना हो जाएगा 2। तो l की वैल्यू 2 सिर्फ एक जगह ही है, आंसर तो यहीं से आ गया।
एंगुलर नोड इसके अंदर कितने होंगे भैया, 2 ही होंगे, और L इक्वल टू 2 के अंदर यानी कि डी ऑर्बिटल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, खाली L से ही हो गया भैया। अच्छा क्वेश्चन था, अगर आपको सारे फॉर्मुलेज आते हैं, अप्लाई करना आता है, तभी आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एन ऑर्बिटल हैज 2 एंगुलर नोड्स एंड 3 रेडियल नोड्स। अगर 2 एंगुलर नोड है तो मतलब L की वैल्यू कितनी है भैया, 2, यानी कि ऑर्बिटल कौन सा है भैया, D। जैसे ही मिलेगा D, P काट दो, F काट दो। उसके बाद है 3 रेडियल नोड्स, तो ये क्या करोगे भैया, n माइनस एल माइनस 1 इज इक्वल टू 3। L की वैल्यू 2 आ चुकी है, तो n माइनस का 2 माइनस का 1 इज इक्वल टू 3, तो यहां से आएगा n की वैल्यू 6। मतलब ये 5D नहीं बल्कि क्या है, 6D है, क्योंकि n की वैल्यू 6 एंड D के लिए L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, है ना। तो n और l की वैल्यू देके आपसे ऑर्बिटल पूछ सकता है, और n और l डायरेक्टली ना देकर आपको एंगुलर नोड्स और टोटल नोड्स देगा या फिर रेडियल नोड देगा, ताकि वहां से आप लोग n और l को निकालें एंड वहां से अपने ऑर्बिटल की पहचान करें। अगला सवाल है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन f सबशेल, f सबशेल के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। तो भैया f के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, पहली बात तो 3 होती है, तो यहां पर l की वैल्यू 3 है, 4 काट दो, 2 काट दो। अगर L की वैल्यू 3 है तो ऑर्बिटल कितने होंगे उसके अंदर, 7। 5 तो भैया किस में होते हैं, D में होते हैं। 5 किस में होते हैं, D में। F में कितने होते हैं भैया, 7। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर D विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इज दिस। अब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपको ये दे दिया, आपसे पूछ लिया नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द कोरस्पॉन्डिंग सबशेल इज। अरे बाप रे, किसी एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं वो तो निकाल लेते हैं हम लोग, लेकिन इस बार आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दे दिया। एल की वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी बल्कि आपको इनडायरेक्टली दे रहा है। अगर वो आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दे रहा है भैया, तो आपको जो वैल्यू दे रखी है जरा इसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले के बराबर पुट तो करके देखो। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है, अगर बराबर पुट करूंगा तो h/2 से कट ही जाएगा, और अगर मैं इसे कंपेयर करूंगा तो क्या आ जाएगा, L इंटू एल प्लस का 1 इज इक्वल टू 12। अब बच्चा ही बोल देगा भैया सर 3 इंटू 4 क्या होता है 12, 3 इंटू 4 क्या होता है 12, 3 इंटू 4 है ना, 2 सक्सेसिव नंबर है, एक L है तो अगला L प्लस 1 है, सक्सेसिव है, तो 3 इंटू 4 क्या होता है 12। इसका मतलब यहां से क्या निकलेगा कि L की वैल्यू कितनी है, 3 है। L की वैल्यू कितनी है भैया, 3 है, और अगर L की वैल्यू 3 होती है तो उसमें कितने होंगे ऑर्बिटल्स, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है 2L प्लस का 1, ये हम बात कर चुके हैं, यानी कि 2 इंटू में 3 प्लस का 1 कितना आएगा भैया 7। वैसे भी पता होना चाहिए आपको, अगर L की वैल्यू 3 है तो क्या बन जाएगा ये F सबशेल, और F सबशेल में क्या होते हैं 7 ऑर्बिटल्स ही होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी 7। देखो सवाल मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए, फिर ये सॉल्व करना आना चाहिए, फिर ये F पता होना चाहिए, फिर ये 7 आना चाहिए, या फिर आपको 2L प्लस 1 पता हो। बहुत सारी चीज़ें पता होंगी तभी आप लोग ऐसा क्वेश्चन कर पाएंगे, एंड ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल आते हैं भैया। कंपटीशन एग्जाम के अंदर ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर अ सबशेल हैविंग L इक्वल टू 2। L की वैल्यू 2 दे रखी है, क्या ये D सबशेल है, यस सर। क्या ये 5 ऑर्बिटल लगता है, यस सर। क्या ये मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यस सर। ईच एवरी ऑर्बिटल ऑफ दिस सबशेल हैज 2 एंगुलर नोड। क्या सारी सबशेल के पास, क्या सारी की सारी, क्या इस सबशेल के सभी ऑर्बिटल के पास 2 एंगुलर नोड होते हैं क्या। तो आपने देखा था, देखो मैंने ना स्टार्टिंग के अंदर ही आप लोगों को बना के दिखाए थे, सारे के सारे D ऑर्बिटल्स मैंने आपको बनाकर दिखाए थे। इन सभी D ऑर्बिटल्स के अंदर आपको देखो यहाँ भी 2 नोड मिलेंगे, यहाँ भी 2 नोड मिलेंगे, यहाँ भी 2 नोड मिलेंगे, और यहाँ भी आपको 2 नोड मिलेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर ऐसा कोई नोडल प्लेन्स तो नहीं कट रहा है, लेकिन 2 नोड तो इसके अंदर भी है। अब आप कहोगे सर प्लेन कैसे काटेंगे हम इसके अंदर, आप कहोगे सर ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो डिस्क है, ये डिस्क भैया XY प्लेन के अंदर पूरे पे है, तो XY सोचो आपकी एक D ऑर्बिटल की लोब ऊपर है, एक नीचे है, और XY में पूरे सर्कुलर के अंदर यहाँ पर डिस्क है ऐसे, तो मैं ऐसे कोई प्लेन काट ही नहीं पाऊंगा, डिस्क बीच में अड़ जाएगी, तो कोई प्लेन इसमें कटेगा ही नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर डिस्क है तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक ऊपर की तरफ ऐसा एक एंगुलर कोन बनता है इसके अंदर, है ना, इसके अंदर ऐसा कोन बनता है। हालांकि इतनी ज़्यादा बातें आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप क्लास 9, 10 फाउंडेशन लेवल के ऊपर हो तो आपको इतनी बातें जानने की ज़रूरत नहीं है भाई, है ना। यहाँ पर आपके पास ये 2 कोन बनते हैं, तो यहाँ पर क्या होते हैं, एंगुलर कोन्स होते हैं, एंगुलर कोन्स। तो वो यहाँ पर नोड्स ही हैं, तो वो यहाँ पर 2 हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो एंगुलर नोड सभी में कितने होते हैं भैया, 2 होते हैं। आप इस बात को याद रखिएगा। अगर आप उसको इमेजिन कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा इसको सोचने में, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, अभी के लिए आप याद रखो, यस D के सभी ऑर्बिटल्स में 2 एंगुलर नोड होते हैं। जो 4 ऑर्बिटल हैं उसके अंदर एंगुलर प्लेन होगा, लेकिन जो DZ का स्क्वायर है उसमें एंगुलर कोन्स होते हैं, तो उसको भी एंगुलर नोड की कैटेगरी में ही काउंट करते हैं। तो वो भी इसके अंदर कितने होंगे, 2 ही होंगे, यानी सारी स्टेटमेंट सही है इसमें,
फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है और फोर्थ भी सही है। ये बात आप लोग ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर नॉट अलाउड, इनमें से कौन सा अलाउड नहीं होगा। देखो 1s तो हम सुनते ही है होता है, 2p भी होता है, क्या 2d होता है क्या भैया? नहीं सर, 2d क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर मैं 2d को यहाँ पर ऐसे लिखूंगा तो देखो n की वैल्यू कितनी हो गई इसके अंदर 2, बिकॉज यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। और d के लिए भैया l की वैल्यू कितनी होती है? 2 ही होती है। तो क्या n के 2 होते हुए l2 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भाई, क्योंकि l की वैल्यू 0 से n-1 तक होती है, इसका मतलब 2d नहीं होता। 3d हम सुनते ही हैं, 3d होता है, 3f नहीं होता भाई, है ना, एक इसके अंदर 3f भी नहीं होता है, वही बात है, इसमें n की वैल्यू भी 3 है, l की वैल्यू भी 3 है, तो ये नहीं होता। 4f होता है क्या भैया? 4f होता है क्या? तो अगर हम बात करें 4f की, तो 4f के अंदर n की वैल्यू कितनी है? 4 है, और l की वैल्यू कितनी है? f के लिए l की वैल्यू होती है भैया 3, तो ये अलाउड है, दिस इज अलाउड। 4g होता है क्या भैया? नहीं, 4g नहीं होता। जैसे s p d f है तो f के बाद क्या आएगा? g आएगा। तो s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है भैया? 0। p के लिए कितनी होती है l की वैल्यू? 1। d के लिए कितनी होती है l की वैल्यू? 2। f के लिए कितनी होती है l की वैल्यू? 3। तो g के लिए l की वैल्यू कितनी होती है भैया? 4। तो अगर n की वैल्यू भी 4 है तो l की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, मतलब 4g नहीं होता, है ना। 5g हो सकता है ना। g के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 4। तो n की वैल्यू अगर 5 है तो l 4 हो सकता है। आगे बढ़ेंगे 3p तो हम पढ़ते ही है भैया, 5d तो पढ़ते ही है, यानी कि इसमें से 1 2 3 नहीं हो सकती, तो 3 नॉट अलाउड है, यानी कि आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें से 4g 3f एंड 2d आर नॉट अलाउड, बाकी सारी क्या होंगी आपके पास? अलाउड होंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं भैया। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच g सबशेल कैन एग्जिस्ट। अब g के लिए मैंने अभी आपसे कहा कि भैया g सबशेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है भैया? 4 होती है। तो l की वैल्यू 4 तभी हो सकती है जब n की वैल्यू बेयर मिनिमम 5 तो हो, है ना। अगर n की वैल्यू मान लो 5 होगी तो l की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 भी, 1 भी, 2 भी, 3 भी और 4 भी। अगर n की वैल्यू 6 होगी तब भी आपके पास l की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2 3 4 और 5 भी हो सकती है इस बार, यानी l की वैल्यू 4 यहां भी हो सकती है, l की वैल्यू 4 यहां भी हो सकती है, n इक्वल टू 6 में भी हो सकती है, 5 में भी हो सकती है, 7 के अंदर भी होगी, 8 के अंदर भी होगी, लेकिन मिनिमम कौन सी है? मिनिमम 5 है। तो मिनिमम क्या चाहिएगा आपको? n की वैल्यू भैया 5 चाहिएगी। हालांकि 6 के अंदर भी 6g होता है, 5g भी होता है, तो n कम किस में है? 5 में। मिनिमम क्या चाहिएगा आपको? 5। आंसर क्या होगा इसका? 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ पर्टिकुलर सबशेल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m आर, m की कुछ पॉसिबल वैल्यूज दे रखी है, विच इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन करेक्ट है। यार अगर मुझे m की इतनी वैल्यू दिखाई दे रही है तो मेरे को समझ में आ रहा है कि भैया l की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी, क्योंकि m की वैल्यू -3 से +3 होती है, तो l की वैल्यू 3 है, तो l की वैल्यू 2 दे रखी है, बी ऑप्शन कट गया, l की वैल्यू 4 दे रखी है, ये ऑप्शन भी कट गया। आगे है l की वैल्यू 3 का मतलब क्या होता है भैया? f सबशेल, सही बात है। यहां पर दे रखा है l इक्वल टू 3 मतलब f सबशेल, ये भी सही बात है, लेकिन f में होते हैं भैया 7 ऑर्बिटल्स, यहां तीनों बातें सही है, यहां पर 5 नहीं होते। 5 किस में होते हैं भैया? 5 d में होते हैं। f में कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो सारी बातें जब पता होती है ना तो क्वेश्चन करने के अंदर आपको मजा भी आता है। मैंने सब कुछ रिवाइज भी कराया है, लेकिन अगर आपने अभी तक रिवाइज नहीं किया है खुद से, प्लीज रिवाइज करें। एंड ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन का सेट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल के दे रहा हूं, उसमें 25 MCQ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। नीचे जा रहे हो तो भैया वीडियो को लाइक करना है, साथ में शेयर करना है। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसके ऊपर आपके स्कूल के हिसाब से वीडियोज आती रहेंगी, तो आपकी डेफिनेटली इस चैनल के ऊपर काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। अगला सवाल है, इफ एन इलेक्ट्रॉन हैज m इक्वल टू -4, अगर m की वैल्यू -4 है, ठीक है सर, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ l, l की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी भाई? m की वैल्यू क्या होती है? +l से -l, तो अगर m की वैल्यू -4 चाहिए तो l की वैल्यू 4 होनी ही चाहिए। 5 होगी तब भी m की वैल्यू -4 हो सकती है, मिनिमम क्या होगी भैया? l इक्वल टू 4, तो आंसर क्या होगा आप इसका? l इक्वल टू 4। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है सब। अगला सवाल है, द नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशंस फॉर p d एंड f, तो भैया p में होते हैं 3 ऑर्बिटल, मतलब यहाँ पे 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल है, px py pz, है ना, बनाए थे हम लोगों ने। d के अंदर 5 पॉसिबल होते हैं भैया, 5, और f के अंदर 7 पॉसिबल होते हैं, 7। तो 3 5 एंड 7 विल बी द आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पॉसिबल m वैल्यूज फॉर अ p सबशेल एंड अ f सबशेल, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पॉसिबल m वैल्यूज, m की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है उसका रेशियो निकालना है। तो भैया p सबशेल के लिए तो 3 वैल्यू पॉसिबल होती है, और f सबशेल के लिए 7 वैल्यूज पॉसिबल होती है, 7 वैल्यूज। तो रेशियो कितना आएगा? 3:7, है ना। p में होते हैं 3 ऑर्बिटल्स,
यानी कि p में 3 वैल्यू पॉसिबल होती है, m इजकल टू -1, 0, +1, और f के लिए आपके पास 7 वैल्यूज पॉसिबल है, -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। ठीक है, तो रेशो कितना आएगा 3:7। सारे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखिएगा ये, है ना। अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके लिए कुछ स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं यहाँ पर, आपको बताना इनमें से कौन सी सही है, विच आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है, फॉर l इजकल टू 0 ओनली m इजकल टू 0 इज पॉसिबल। एकदम सही बात है भाई। फॉर l इजकल टू 2 5 वैल्यूज और m आर पॉसिबल। एकदम सही बात है भाई ये। m डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। एकदम सही बात है, m ही है जो डिटरमाइन कर रहा है ओरिएंटेशन, है ना, ये हमने पढ़ा है इसके अंदर। m कैन हैव फ्रैक्शनल वैल्यूज, यहां गड़बड़ कर दी भैया इसने। m की वैल्यूज -l से +l होती है, सिर्फ इंटीजर वाले, फ्रैक्शन वैल्यूज नहीं होती। तो क्या सही होगा इसके अंदर, फर्स्ट 2 एंड 3 ओनली। लास्ट वाला स्टेटमेंट सही नहीं होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन f सबशेल विच वैल्यू ऑफ m इज नॉट पॉसिबल। अगर f सबशेल है, इतनी बार बात हो गई भैया, l की वैल्यू 3 होगी तो m की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड देन +3। यानी कि +3 पॉसिबल है, -3 पॉसिबल है, 0 पॉसिबल होती है भैया, 0 पॉसिबल होती है, लेकिन +4 पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि l की वैल्यू 3 है भैया, तो l की वैल्यू +4 कैसे होगी, नहीं हो सकती, m की वैल्यू +4 नहीं हो सकती है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन के ऊपर, फॉर एन इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4 एंड m इज इक्वल टू +3 विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। इनमें से कौन सा सही होना चाहिए। देखो, अगर मैं बोलूं कि n की वैल्यू 4 है, तो n की वैल्यू 4 के अंदर l की वैल्यू कैन बी 0, l की वैल्यू कैन बी 1, l की वैल्यू कैन बी 2 एंड l की वैल्यू कैन बी 3। लेकिन अगर मैं l को 0 मान लूं तो m की वैल्यू +3 कभी नहीं हो सकती भैया, क्योंकि m की वैल्यू -l से +l हो सकती है, तो l की वैल्यू 0 नॉट पॉसिबल इन दिस केस। अगर l की वैल्यू को 1 मानूंगा देन अगेन m -3 नहीं हो सकता, क्योंकि l फिर होगा -1 से +1 के बीच में। और अगर l की वैल्यू 2 है तो m हो सकता है -2 से +2 के बीच में, तो m इजकल टू 3 तो यहां भी नहीं हो सकता। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब l की वैल्यू क्या होगी भैया 3। तो l में भी 0, 1, 2, 3 इज नॉट द राइट आंसर, 2 इज नॉट द राइट आंसर, 1 इज नॉट द राइट आंसर, ओनली l इजकल टू 3 इज द राइट आंसर, क्योंकि l इजकल टू 3 के अंदर ही आपको m इजकल टू +3 मिल सकता है, और किसी के अंदर मिलेगा ही नहीं। अब देखिए अगला, ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, सिंपल ही है, दिखने ही कई बार बड़े लगते हैं। मैच कॉलम 1 विद करेक्ट सेट ऑफ पॉसिबल m वैल्यूज। तो s के लिए m की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ 0, तो p किससे मिलेगा भैया 2 से मिलेगा, है ना, p किससे मिलेगा, p मिलेगा 2 से, तो ये दो ही तो ऑप्शन यहीं से कट गए भैया, यहाँ 4 दे रखा है, यहाँ 1 दे रखा है। अगला है p किससे मिलेगा, p मिलेगा भैया, सॉरी अगला है q मिलेगा 4 से, 4p ऑर्बिटल -1, 0, +1 वैल्यू होती है भैया, तो ये मिलेगा भैया q मिलेगा 4 से, q मिल रखा 4 से, ये मिल रखा, इससे आंसर ही आ गया इससे। वैसे बाकी भी चेक कर लो, d कहाँ मिलेगा भैया, d मिलेगा 1 से, और f कहाँ मिलेगा, f मिलेगा बेसिकली 3 से, है ना। तो ये r है, r मिल रहा है बेसिकली, अच्छा r है ये, सॉरी यहाँ पर देखो ना, हाँ तो r किससे मिल रहा है, 1 से मिल रहा है, r उसमें 1 ही दे रखा है, s मिल रहा है 3 से, s 3 है, सही है, अपना क्वेश्चन सही है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द 2 पॉसिबल स्पिन स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। भैया इलेक्ट्रॉन की 2 ही पॉसिबल होती है स्टेट, या तो +हाफ या तो -हाफ, 0, 1 तो नहीं होती, +1 तो नहीं होती, प्लस का 3/2 -3/2 तो नहीं होती, तो क्या होती है, प्लस का हाफ और -हाफ। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है भैया। अगला सवाल देखते हैं, एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन अपवर्ड एरो, इट्स स्पिन क्वांटम नंबर इज। भैया अगर अपवर्ड एरो है तो s की वैल्यू क्या होती है, प्लस का हाफ, ये बाय डिफॉल्ट हम मान के चलते हैं। अगर बिलो एरो है तो इसे क्या बोलते हैं बेसिकली, -हाफ, ये हम बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं। तो अगर अपवर्ड स्पिन है तो भैया स्पिन की वैल्यू क्या होगी, +हाफ। और ये हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है। आई थिंक कुछ क्वेश्चंस और होंगे इसके बाद, मैं एक बार जरा चेक कर लेता हूँ अगर हमारे पास और क्वेश्चंस हैं। हाँ जी, कुछ क्वेश्चंस और हैं इसके बाद, है ना, कुछ क्वेश्चंस और भी हैं। बोनस क्वेश्चन अगला है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल्स मस्ट बी। 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक ही डब्बे के अंदर है, सेम स्पिन क्वांटम नंबर, अरे नहीं भैया सेम नहीं होता, अगर एक का +हाफ दूसरे का -हाफ होना कंपलसरी है, कंपलसरी है, कंपलसरी है। इसका मतलब अपोजिट स्पिन क्वांटम नंबर, हाँ भैया बिल्कुल अपोजिट होंगे। अगर एक +हाफ है, सेकंड क्या होगा भैया, -हाफ। 0 होगी क्या स्पिन, नहीं। स्पिन क्वांटम नंबर इक्वल टू 1, नहीं भैया, राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर बी। अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो दोनों कैसे होंगे, अपोजिट स्पिन के होंगे। अगर एक की स्पिन प्लस का हाफ है तो अगली क्या होगी आपके पास, माइनस का हाफ आपके पास होने वाला है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन इलेक्ट्रॉन इफ द स्पिन क्वांटम नंबर यूज्ड
in the angular momentum expression is s is equal to 1/2, then its spin angular momentum magnitude is। तो फॉर्मूला याद होगा तभी तो कर पाओगे भैया। तो इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपके पास अंडर रूट का s इंटू एस प्लस का 1 इंटू में h अपॉन 2 पाई। s की वैल्यू दे रहा है आपको 1/2, 1/2 पुट करो कितना आंसर आएगा 1/2। यहाँ पे कितना करोगे 1/2 प्लस का 1 h अपॉन 2 पाई। और इसको हल्का सोल्व करो भैया कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1/2, अंदर कितना हो जाएगा 3/2। और 16 सोल्व करो इसको भैया कितना हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पर आपके पास √3/4 और बाहर हो जाएगा h अपॉन 2 पाई। इसको लिख सकते हो √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 2 पाई, यहाँ पर s तो है ही, इसको लिख सकते हो √3 h अपॉन में 4 पाई। तो ये हो जाएगा जी हमारा आंसर √3 h अपॉन में 4 पाई। या फिर इसको इस तरीके से भी छोड़ सकते हो, यहाँ पर देखो ये वाला ऑप्शन दे रखा है, ये वाला इसके ऊपर वाला कोई भी मिल सकता था आपको, है ना, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कोई भी आपको मिल सकता था। तो ये भी याद रखो भैया, ये कैसे निकालते हैं √s इंटू एस प्लस 1 इंटू में h अपॉन 2 पाई। भैया फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो सवाल नहीं हो पाएंगे, तो फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे, सारी चीज़ें थ्योरी तो कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगला सवाल है एंड आई थिंक ये हमारा आज का लास्ट सवाल है, बढ़िया सवाल है, लेकिन इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करिएगा। आपने इतना वीडियो देखा है तो भैया पूरी ही देख के जाया करो, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा फायदेमंद नहीं होता है ना। चलिए सवाल क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन ऑक्यूपाई अ सिंगल ऑर्बिटल इज 2 बिकॉज। ये कह रहे हैं कि भैया किसी भी एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स क्यों आ सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स क्यों आ सकते हैं, है ना, ऐसा कह रहा है ये। अच्छा ऑप्शन पढ़ते हैं भैया। पहला है बोथ इलेक्ट्रॉन्स हैव अ सेम स्पिन, नहीं भैया बोथ के तो सेम होती नहीं है। एन ऑर्बिटल हैज 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m, क्या एक ऑर्बिटल एन ऑर्बिटल हैज 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m, क्या m की 2 पॉसिबल वैल्यूज होती है, एक सिंगल ऑर्बिटल की क्या m की 2 पॉसिबल वैल्यू होती है। जरा सोचेंगे इसके ऊपर, देखो फोकस करिएगा। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं आपके पास कि s सबशेल है तो s के अंदर एक ऑर्बिटल होगा। अगर बोल रहा हूं भैया p है तो p में क्या होगा भैया 3 ऑर्बिटल होगा। इसकी नंबरिंग करोगे यहाँ पर 0, ये करोगे 0, -1 और +1, है ना। अगर बात करूंगा मान लो d, तो d में क्या होगा जी, d में आपके पास होंगे 5 ऑर्बिटल्स, तो d में बनाओगे आप 5 ऑर्बिटल, 0, -1, -2, +1 एंड +2, इस तरीके से। अगर मैं इनमें से किसी भी एक ऑर्बिटल की बात करूं, अगर मान लो मैं इनमें से किसी एक ऑर्बिटल को कर दूं हाईलाइट, मान लो मैं इसको कर रहा हूं हाईलाइट, तो क्या सिर्फ किसी एक सिंगल ऑर्बिटल की 2 m वैल्यू होती है कि एक ही होती है भैया। एक ऑर्बिटल के लिए क्या होगा 0, इस डब्बे के लिए क्या होगा -1, इसके लिए क्या होगा +1। तो किसी एक ऑर्बिटल के लिए m की तो एक ही वैल्यू होती है भाई। ऐसा नहीं है कि इसी डब्बे के लिए 0 भी है और -1 भी है, नहीं, एक पर्टिकुलर डब्बे के लिए एक वैल्यू, एक पर्टिकुलर डब्बे के लिए एक वैल्यू। अब जरा स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, लिखा हुआ है एन ऑर्बिटल हैज 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m। क्या ये बात सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है भाई। ये एक ऑर्बिटल के लिए m की सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल होती है। आगे पढ़ते हैं, द 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द अपोजिट स्पिन ओरिएंटेशन। बिल्कुल सही बात है भैया, 2 इलेक्ट्रॉन्स की 2 अपोजिट स्पिन कॉन्फ़िगरेशन ही हो सकती है। अगर वो इलेक्ट्रॉन स्पेरिकल है तो वो घूम रहा है तो या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, 2 ही ऑप्शन होते हैं, तो उसकी 2 ही पॉसिबल स्पिन हो सकती है अपोजिट की बात करी जाए तो, इसीलिए 2 ही रह सकते हैं बस, है ना। आगे लिखा हुआ है वैसे भी द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अलाउज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो बिल्कुल भी बात नहीं है यार, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 1 में होगा भैया 2 इलेक्ट्रॉन, 2 के अंदर तो भैया 8 होते हैं। तो भैया ऐसी बात थोड़ी ना है ना कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थोड़ा ना कह रहा है कि भैया 2 इलेक्ट्रॉन रखो, वो तो कितने भी कर सकता है इसको, वो तो कह ही नहीं रहा इस बात को कुछ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया क्वेश्चन था ये। आई होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आया होगा। एंड आई थिंक ये हमारा यहाँ पे आज लास्ट क्वेश्चन था। एंड दिस इज इट फॉर टुडे सेशन। काफ़ी लंबा हो गया हमारा सेशन, लेकिन हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए और हमने कंप्लीट थ्योरी भी रिवाइज की। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, ईमानदारी से बताइएगा भैया सेशन आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा है, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी है। वीडियो आपको अच्छी लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में शेयर करो अपने सभी क्लासमेट्स के साथ। आप इस वीडियो को शेयर करो, जितना शेयर करोगे ना भैया उतनी नॉलेज बढ़ती है, शेयरिंग से नॉलेज बढ़ती है, थोड़ा सा हमें भी उससे मोटिवेशन मिलता है। नया चैनल शुरू किया है तो आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो इस वीडियो को अपने हर एक दोस्तों तक पहुंचाइए, है ना। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस।